पल पल की ओर से एक परिचर्चा का आयोजन किया गया जा रहा है आपके सामने। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे और बाद में वानखेड़े जी के यूट्यूब चैनल पल पल पे, सुरेंद्र भाटिया पे हम इसको अपलोड करेंगे। और आज एक नई बात पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं वानखेड़े जी का यहाँ आभारी हूँ जो सिरसा पहुँचे। देश के बहुत बड़े पत्रकार जो यूट्यूब पे ना केवल भारत में बल्कि आसपास के अनेक कंट्री में इनका नाम है, और जिस बेबाकी से ये बात कहते हैं। सबसे बड़ी बात, आज की परिस्थितियों में बहुत कम पत्रकार बचे हैं जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। वानखेड़े जी से हम चर्चा करेंगे। चुनाव पे आमतौर पे चुनाव पे चर्चा होती है, लेकिन बीच में संविधान कहाँ आ गया? संविधान के कारण ही तो चुनाव हो रहे हैं। और बड़ी अजीब सी हमें बात लगती है जब राजनीतिक पार्टियां, कोई कहता है संविधान बदल देंगे और कोई उसकी रक्षा के लिए आया हुआ है। वानखेड़े जी, आपका स्वागत है सिरसा की इस संतों की नगरी में, और आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना रिमार्क्स, संविधान क्यों बदला जाएगा, इस पे चर्चा क्यों है, आप अपना ओपनिंग रिमार्क्स दें, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे और कुछ लोगों के क्वेश्चन भी लेंगे। वानखेड़े जी। हेलो हेलो हेलो। आदरणीय भाटिया जी बड़े भाई हैं हमारे, पत्रकारिता के बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। मैं उनके सामने वैसा छोटा ही हूँ। और सिरसा के तमाम भाई जो सुनने आए हैं, स्वागत है आपका। बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। चुनाव आते हैं जाते हैं। मैंने भी मेरे जीवन में 30 साल के दिल्ली के वास्तव्य में और उसके पहले जब मैं पत्रकारिता करता था, कई चुनाव कवर किए, लेकिन संविधान को लेके शायद ही किसी चुनाव में इतनी चर्चा हुई होगी, ये इस चुनाव में है। संविधान को लेके चिंता क्यों? संविधान को लेके चिंता यूं ही नहीं कि विपक्ष ये कहता है कि संविधान बदलने जा रहा है। संविधान को चिंता इसलिए नहीं है कि कोई दलितों को भड़का रहा है कि संविधान बदलेगा तो आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये बातें चुनावी राजनीति की नहीं है। मेरे जैसे पत्रकार और आपके जैसे सीनियर पत्रकार को भी आज संविधान को लेके हमें चिंतित होना पड़ रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा 2014 पे जाना पड़ेगा। इस देश में लेफ्ट राइट सेंटर कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, अल्पमत की सरकारें आई, बहुमत की सरकारें आई। सभी सरकारों ने समय समय पे अपने ज़रूरत के अनुसार संविधान में संशोधन किए, लेकिन बेसिक ढांचा जो संविधान का था, उस ढांचा को किसी ने भी हिलाने की हिम्मत नहीं की। संविधान, कई बार हमारे संविधान निर्माताओं ने ये संविधान ऐसा नहीं बनाया। मैं बार बार कहता हूँ कि बाबा साहेब आम्बेडकर रात को सो गए और सुबह उठे तो देखा कि एक किताब तकिए के पास पड़ी थी और वो चिल्लाने लगे कि संविधान मिल गया, संविधान मिल गया। ये बात नहीं थी। 2.5 साल की अथक मेहनत से, लाखों कागज खर्च करने के बाद, हजारों घंटे चर्चा करने के बाद, यदि किसी को वाकई कोई स्टूडेंट है और उसको संविधान कैसा बना ये देखना है, तो पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में हजारों किताबें पड़ी हैं। वो किताबें बताती है कि एक एक शब्द को लेकर घंटों बहस हुई है और एक एक शब्द के मायने परिभाषित करने का प्रयास उन हमारे तमाम पूर्वजों ने किया जो इस देश को ऐसा एक संविधान देना चाहते थे जो संविधान सबसे आगे और सबसे बड़ा था। मुझे बात याद है, एक वाकया, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी इंडिया आए और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए एक किताब गिफ्ट की। अब कोई भी विदेशी जब आता है अपने यहाँ, राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर, जो भी विदेशी बड़ा डेलीगेट आता है, तो वो अपने प्रधानमंत्री के सोच समझ के हिसाब से गिफ्ट देता है। जब मनमोहन सिंह जी थे तो किताबें गिफ्ट मिलती थी, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़े लिखने से ताल्लुकात था। आजकल हमारे यहाँ आम और शाले गिफ्ट होती है, क्योंकि पढ़ने से वर्तमान नेतृत्व को कोई लेना देना नहीं, ऐसा मुझे कम से कम लगता है। तो जब किताब उन्होंने गिफ्ट की, तो किताब के पहले पन्ने पे उसने अपना पेन निकाल के लिखा, फ्रॉम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टू द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। और मनमोहन सिंह जी ने उसको बड़ा प्यार से रिसीव किया। वहाँ सीताराम येचुरी खड़े थे, वामपंथी दल के बड़े नेता।
उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सर। तो ओबामा भी चौकन्ने हो गए कि क्या हुआ ऐसा। बोला अवर्स इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, नो डाउट अबाउट इट, बाय द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, बट आई डाउट वेदर योर इज द ओल्डेस्ट और नॉट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी ओल्डेस्ट है भाई, आपने ऐसा कैसा कह दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं, 1962 में आपके यहाँ काले लोगों को मतदान का अधिकार था, और उसके बाद इंग्लैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार था। लेकिन इस देश को, जिसको आप सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हो, 1952 में हमारे यहाँ वंचित, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, महिलाएं, पुरुष, जो महिला और पुरुष नहीं है उनको भी मतदान का अधिकार था। तो आप बताइए ओल्डेस्ट कौन है, हम हैं या आप हैं? आपका परिभाषा, यदि आप ये सोचते हैं कि आप क्या ओल्डेस्ट है, तो फिर हमारे यहाँ बुद्धिज्म में जाइए आप। यदि आप बुद्धिज्म देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा बुद्ध के जमाने में भी, बुद्धिज्म का जो लिटरेचर है उसमें भी पार्लियामेंट, संसद, वीटो पावर, चर्चा, अमेंडमेंट, ये सारी बातें आती है। एक चीज वानखेड़े जी, एक चीज मैं आपसे ना एक साथ लगता प्रश्न और करना चाहता हूँ। अब राम मंदिर की बड़ी बात आई, भगवान राम की बड़ी बात आई। इस बीच मुझे ये पता लगा, जब भगवान राम पर इतनी चर्चा एक पार्टी करने लगी, तो मुझे ये जानकारी मिली कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान मूल प्रति बनाई, तो उसमें भगवान राम भी थे और हमारे और भी देवी देवता थे। ऐसा क्या है संविधान की मूल प्रति में? यकीनन था और आज भी है, वो निकले गए नहीं है, ये बोगस विचार है। लेकिन मैं फिर उसी संविधान पे आता हूँ। तो ये इतना महान संविधान है इस देश का, विश्व के कई संविधानों को संशोधित कर, और जो ब्रिटिश कालीन जो परंपरा से बना हुआ संविधान है, इन तमाम संविधानों की जब पूरा एक निचोड़ निकाला गया और वर्तमान में भारत का जो समाज का ढांचा था उसको देखते हुए संविधान के निर्माण हुआ। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये संविधान से बढ़िया चीज़ इस देश को हमारे पूर्वजों ने दी नहीं है। संविधान एक अल्टीमेट है और बेहतरीन है, लेकिन संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब आम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान सभा में अंगीकृत हुआ, उसके एक दिन पहले बाबा साहेब आम्बेडकर ने भाषण दिया चेयरमैन होने के नाते ड्राफ्टिंग कमेटी के। उन्होंने संविधान के ऊपर 2-3 घंटे तक बात की और तब उन्होंने कहा कि मुझे एक डर भी लगता है। डर किस बात का? उन्होंने कहा कि मुझे डर है कहीं आने वाले समय में हमारे देश में लोकतंत्र का मुखौटा पहने कोई तानाशाह जन्म न ले। और ये डर मेरा इसलिए है कि भारत में व्यक्ति पूजा होती है। व्यक्ति को हम इतना महान मानने लगते हैं कि उसको भगवान का दर्जा देते हैं, और कोई व्यक्ति को जब आप महान मानते हो तो फिर संविधान गौण हो जाता है। और ये व्यक्ति पूजा क्यों होती है? क्योंकि हमारे देश में अशिक्षितता है और हमारे देश में असमानताएं हैं। इसी कारण मुझे यह डर है, और मैं सैल्यूट करता हूं उस महामानव को कि 75 साल जब हम अमृतकाल में हम जी रहे हैं, तब हमको समझ में आ रहा है कि क्या कोई वाकई लोकतंत्र के मुखौटे में तानाशाह है। ये मैं आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाता हूं, मैं ये आरोप इसलिए लगाता हूं कि क्या इस देश का गृह मंत्री, एक जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए नेता, सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन पे उंगली उठा सकते हैं? वो चर्चा कर सकते हैं, उनको अधिकार है। लेकिन ये कहना कि अरविंद केजरीवाल को जो बेल दी गई है, इस बेल में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें फेवर किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये फेवर किया नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कहा, मैं माननीय गृह मंत्री को कहता हूं कि पूरा उस दिन का डिस्कशन अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, ये डॉक्यूमेंटेड है, आप पूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कहा कि ये 2 साल पहले का केस और आपने चुनाव के समय ही इनको अरेस्ट क्यों किया? दूसरी बात, आपने आरोप गंभीर लगाए लेकिन आरोपी साबित नहीं हुए हैं। तीसरी बात, ये राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है जिनकी 2 जगह सरकारें हैं। तीसरी बात, ये स्वयं इलेक्टेड मुख्यमंत्री है। चौथी बात, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं।
और पांचवी बात, ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं जो समाज के लिए ये घातक साबित हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, इसलिए इनको जमानत देते हैं और जमानत 1 तारीख तक दी। वानखेड़े जी, हम जो बात कर रहे थे संविधान बदलने की, केजरीवाल जी के पर फिर करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो लोग ये भी प्रश्न करते हैं, अमेंडमेंट हुई है, 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो गई हैं, तो अमेंडमेंट का डर है, संविधान बदलने का डर है, वास्तव में है क्या, थ्रेट क्या है? अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने में दो चीजें, क्या अंतर क्या है? ये अंतर मैं बताता हूँ। कानून जब बना, हमारा ये कॉलेजियम सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत सर्वोच्च न्यायालय के जजेस अपॉइंटमेंट होते हैं। वर्तमान सरकार ने एक बिल लाया, जिस बिल के तहत सरकार सर्वोच्च न्यायालय के जजेस अपॉइंट करने की बात हुई थी। तब ये कानून रद्द किया सर्वोच्च न्यायालय ने। तब सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी कहती हुई कही कि हमारे यहाँ 13 मेंबर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक बेंच बना था, और एक केस में उन्होंने एक निर्णय देते हुए कहा था कि संविधान में आप अमेंडमेंट करते रहिए, संशोधन करते रहिए, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल रूप है, मूल ढांचा है, उसे आप धक्का नहीं लगा सकते। ये ऐसा ही है कि आपने होटल बनाया है, इस होटल में आप इंटीरियर चेंज कर सकते हैं, आप नीचे के हॉल को ऊपर कर सकते हैं, ऊपर के रेस्टोरेंट को नीचे कर सकते हैं, आप एक हाथ दीवार इधर की उधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसके पिलर तोड़ नहीं सकते। एक चीज़ और चल रही है अब, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 लीडर का एक प्रश्न भी उठा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे 1 लीडर हो सकता है? मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैं तो इसके आगे में जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब उसके पहले, इस सवाल के पहले में डर क्यों है संविधान बदलने का? ये संविधान बदलने का डर इसलिए है कि अशोक वानखेड़े एक पत्रकार है और कुछ तो भी एक शगुफा छोड़ना है, इसलिए संविधान बदल रहा है, संविधान बदल रहा है, चिल्ला चोट कर रहा हूँ। या राहुल गांधी के लिए कुछ बोलने के लिए नहीं है तो संविधान बदलना बोल रहा है, या केजरीवाल को कोई काम ही नहीं है जो संविधान के पीछे लगा है। सबसे पहले संविधान बदलना चाहिए, किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा। मैं उसके पीछे भी जाता हूँ। जब ये संविधान लागू हुआ तब संघ की तब सोच क्या थी? संघ लगातार संविधान को क्यों नकार रहा था? संघ संविधान की जगह मनुस्मृति क्यों लाना चाहता था? संघ ये तो आपत्ति कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि मनुस्मृति आई है, मैंने कहा कि संघ की सोच क्या थी। उस समय संघ कुछ भी नहीं था, आज संघ सब कुछ है। समय के साथ परिवर्तन होता है, और यदि संघ के हाथ में सत्ता आई तो जो संघ संविधान लागू होने के समय संविधान का विरोध कर रहा था, वो आज संविधान के साथ क्यों खड़ा होगा, ये भी समझ के परे है। और तीसरी बात, इसके बाद संविधान की बात कहां से निकली? हेगड़े साहब कहते हैं, कर्नाटक के, वो कोई छोटे मोटे नेता, ब्लॉक लेवल के नेता नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है। उसके बाद आपके जो 2 सांसद ऐसे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वर्तमान में, शायद 5 ने कहा है। हाँ, 5 ने, 4-5, कई लोग हैं ऐसे कहा, लेकिन सबसे बड़ा नाम, चलो कोई कहे कि नेताओं को बोल दिया, भाई नेता को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष, मित्रों, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इस देश की आर्थिक नीति कैसी होगी, आपके और मेरे जीवन से जो रोज चीजें निगड़ित है उस पर इंपैक्ट करने वाली ये नीति है। इस नीति के समिति का चेयरमैन बहुत ताकतवर इंसान होता है। वो टाटा बिरला को रात में हिला सकता है और एक जमीन के उठे हुए आदमी का जीवन स्तर उठा सकता है। वो विवेक देवराय 26 जनवरी को एक अखबार में लेख लिख के कहते हैं कि अब संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं, ये पूरा संविधान बदलने का समय आया है। वानखेड़े जी, हम मेरे को लगता है संविधान कब बदला जाएगा, कितनी सीटों पे बदला जाएगा? नहीं, एक इसलिए मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ आपको। आपने मुझे पहले सवाल पूछा था कि संविधान की चर्चा क्यों हुई है। जब विवेक देवराय ने जब ये लिखा, और उसने लिखा वी विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, हमें फिर वापस पहले स्थिति में जाना होगा जब देश में संविधान नहीं था, हमें संविधान रीराइट करना होगा। और उन्होंने कहा कि ये संविधान कॉलोनियल संविधान लगता है। कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश पीरियड में, पर ब्रिटिश में तो शायद संविधान है ही नहीं। ये इतनी बड़ी बात समझने के लिए उस इंसान को थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। देखिए, जो अनपढ़ और कुपढ़ लोग होते हैं वो अपने आसपास ऐसे ही लोग इकट्ठा करते हैं। आप एक संपादक हैं, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो तो आप अच्छा, यदि आपको ही अब लिखना नहीं आएंगे तो आप अपने रिपोर्टर को उससे भी नीचे लेवल पर रखेंगे। ये इंसान की फितरत होती है। ऐसे ही फितरत हमारे 2014 के बाद हमारे देश में हो रही है। आप तो व्यक्तिगत, मेरे को लगता है नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मैं देखिए कोई व्यक्तिगत नहीं,
नरेंद्र मोदी मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं है, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे अभिभावक हैं। ये उनके विचार चरनी से, उनके बोलने से इस देश की आभा बदलती है। यदि मेरा प्रधानमंत्री कहता है कि बजरंग बल को देख, बजरंग बली का नाम लेके बटन दबाओ, तो ये क्या है? क्या मैं इसको संविधान के ढांचे में मानूं? इसकी देखो, मुझे नहीं पता, आप भी बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। ये बजरंग बली के नाम पे हमारे भी यहाँ से किसी ने कह दिया भी जो वोट डाला जाएगा वो राम जी को जाएगा, तो चुनाव आयोग क्या देख रहा है? मैं यही कह रहा हूँ। फिर मैं आपको उसी पे 2 सेकंड पहले मैंने क्या कहा था, जो आदमी स्वयं बोना होता है वो अपने से भी छोटे लोगों की फौज पालता है। वर्तमान में हमारे यहाँ कौन है इलेक्शन कमिश्नर? रमेश स्टैंप है। और यदि प्रधानमंत्री कहते हैं या ये भाजपा कहती है, मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, सबसे ज्यादा मेरे मित्र भाजपा में रहे हैं, यहाँ कई जो पॉलिटिशियंस मुझे जानते हैं वो उनको ताज्जुब भी लगता है कि भाजपा तो मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि आप भी पत्रकार रहे हैं, मैं भी पत्रकार रहा हूँ। पत्रकार का हमेशा साथी विपक्ष होता है। 65 साल से भाजपा विपक्ष में थी, तो हमारी 65 साल से मतलब मैं 30 साल से जर्नलिज्म में हूँ, तो 30 साल से तो मेरी उनसे दोस्ती थी। लगातार हम सरकार पे प्रहार करते थे। आज वो सरकार पे आए, हम तो उसी जगह पे हैं, हमारा तो काम वही है। आज विपक्ष हमारा साथी है, तब वो साथी हुआ करते थे। तो भाजपा पे कटाक्ष नहीं है मेरा। क्या अटल जी की सरकार नहीं थी? क्या आडवाणी जी की सरकार नहीं थी? क्या इसके पहले बाकी सरकारें नहीं आई थी? क्या भाजपा समर्थित सरकारें नहीं थी? सारी सरकारें थी। लेकिन क्या कभी किसी ने ये बात कही? आज जिस आडवाणी जी को आपने भारत रत्न दिया, उनको आप पितृपुरुष मानते हैं भाजपा का, उन्हीं आडवाणी जी ने मनमोहन सिंह जी को एक पत्र लिखा था कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां होती है उसके लिए मेरा एक सजेशन है, उसमें प्रधानमंत्री स्वयं रहे, साथ में आप अपना कानून मंत्री रखें, एक राज्यसभा से लीडर ऑफ अपोजिशन ले, एक लोकसभा से ले, और इन चारों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। तो ये 5 का पैनल बहुत बढ़िया एक मेधावी नेतृत्व चुनाव आयोग को दे सकता है। उसके बाद संविधान पीठ ने, देश के संविधान पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के यह व्यवस्था दी कि प्रधानमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। इस सरकार को इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? जो इन्होंने नया कानून पारित करके यह बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो साइड को रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री के एक मंत्री रहेंगे और विपक्ष के एक नेता रहेंगे। मतलब 2 इधर रहेंगे, एक इधर रहेगा। होगा वही जो चाहेंगे और हुआ वही जो। इसलिए वर्तमान में जब एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर लिखते हैं कि क्या राम का नाम और धर्म का नाम लेना, या आपके राम मंदिर का नाम लेना, ये यहाँ वायलेट नहीं करता है, तो उसको चुनाव आयोग कहते हैं कि वो राम का मंदिर का नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। तो क्या मैं चुनाव आयोग को पूछता हूं, राम मंदिर ये उपलब्धि भाजपा की सरकार की है कि सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय की है? ये माने कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस सरकार ने करवाया, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पे बोले प्रधानमंत्री जी, मैं मानने को तैयार हूं कि इनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है। एक चीज क्योंकि अपने संविधान तो तभी बदला जाएगा ना, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, जो अपने इसको देखेंगे, उनकी भी चर्चा होगी। कितने सीटों पर बदला जाएगा? मैं वही कह रहा हूं, आपको सत्ता में आने के लिए 277 सीटें चाहिए। 272। मैं 77 इसलिए कहता हूं कि 4-5 एक्स्ट्रा हो जो तो ज़्यादा ब्लैकमेलिंग नहीं होता। मैं 277 पे लेके चलता हूँ, 280 पकड़ी है। आपके पास 300 से ज़्यादा सीटें थी। 5 साल में आपको सरकार चलाने में क्या व्यवधान आया? क्या प्रधानमंत्री बताएं कि मैं ये करना चाहता था लेकिन 300 सीटें होने की वजह से मैं नहीं कर पाया। आपने धारा 370 हटाने का जो एक नया फ्रॉड लोगों के सामने आया, उस पर भी बात करूंगा मैं, वो फ्रॉड कैसा है। आपने सारे काम किए और आप ये कहते हो कि हम ये सारे काम इसलिए कर पाए कि हमारे पास समर्थन था। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 370 पार और एनडीए 400 पार। ये बात अलग है कि उन्होंने एनडीए की इतनी औकात कम दिखाई। 370 ये लेंगे तो एनडीए का बाकी 38 पार्टियों का कुनबा मात्र 30 सीटों में समझ जाएगा। ये प्रधानमंत्री स्वयं ही अपने एनडीए के बाकी पार्टनर की इज्जत दे रहे हैं। लेकिन 370 होने पे ही आप जब 2/3 आपके पास हो जाता है और वो 2/3 आपके अपने भरोसे होता है, उसके बाद मिनिमम देश के आधे राज्यों की विधानसभाओं में आपको ये करना होता है। यही कारण है कि 2014 से लेकर 2024 तक 13 सरकारें ऐसी हैं जो सरकारें निर्वाचित हुई थी लेकिन उनको तोड़ के भाजपा ने सत्ता बनाई। ये सारा एक मिनट, अगर उन्होंने 13 सरकारें बदल भी ली, हाँ, पर संविधान तो नहीं बदला ना। नहीं, सवाल मैं वही कहता हूँ, फिर आप कैसे बदलेंगे? 13 सरकारों में से 13 सरकारें आपके साथ हो गई संविधान बदलने में, और इसके बाद यदि 2/3 आपके पास यहाँ आ गया तो आप संविधान का ढांचा भी बदल दें,
क्योंकि आखिर में ये जनता के लिए संविधान जनता ने समर्पित किया है। वो कहेंगे कि देश की जनता ही चाहती है कि ये संविधान ना हो, क्योंकि इतने जनता ने हमको समर्थन दिया है। अब ये जनता के हिसाब से हम संविधान बदल रहे हैं, तो ये संविधान बदलेगा, ये मुझे आशंका नहीं, मुझे ये कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका जो सोच विचार लगातार सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को अधिकार दिए। क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? दिल्ली सरकार ये चुनी हुई सरकार है, उनको जनता के प्रति जवाबदेही है, तो अपना काम करने के लिए कौन सा अधिकारी कहाँ बैठे ये तय करने का अधिकार दिल्ली सरकार का है। इसलिए दिल्ली सरकार को ये अधिकार दिया जाता है। संसद में बिल लाकर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के इसको भी अधिकार दिया। तो आपके 2014 से लेकर 2024 तक जो कार्यकपाल है, जो आपके काम किए हैं, वो सारे काम इस बात को दिखाते हैं कि आप संविधान में विश्वास नहीं रखते, आप लोगों में विश्वास नहीं रखते। आप विश्वास सिर्फ इसमें रखते हो कि मैं क्या कहता हूं और मेरे कहने के अनुसार चीजें होती या नहीं होती। यदि मैं ये कहता हूं कि ये मुख्यमंत्री मेरे चरणों में बैठे और यदि ये नहीं बैठता तो इसको मैं जेल डालूंगा, इसको मैं बर्खास्त करवाऊंगा, इसकी मैं सरकार गिरवा दूंगा, नया मुख्यमंत्री लाऊंगा जो मेरे चरणों में बैठेगा। चलो हम इस पे ना, प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं वो देश देख ही रहा है, लेकिन आप ये बताओ ना जी, 303 पे जो नहीं कर पाए तो इस बार तो 303 आ ही नहीं रही। नहीं, एग्जैक्टली कितनी आएगी क्या नहीं आएगी, क्योंकि आप भी भविष्यवेत्ता नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। ये देखिए, ये राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, मैं यूट्यूब पे कई लोग मुझे मिले कि मैं आपको रेगुलर सुनता हूँ, कोई कह रहा था कि रात को आपको बगैर सुने मैं सोता नहीं हूँ। तो वो लोग लगातार देख रहे होंगे कि मैं महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट पे लगातार बोल रहा हूँ पिछले 6 महीने से, और 235 से आगे मेरा आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है। हम एक एक स्टेट पे बात कर लेंगे, क्योंकि देखो आप आए हो तो हम आपको नहीं बिल्कुल मैं इस बारे में मैं, क्योंकि हम भाटिया जी देखिए, मैं आपका आदेश मान के मैं आया हूँ, और मैं जब आदेश मान के आया हूं तो सारे सवालों के जवाब दूंगे। लेकिन जब आपने कहा 303 भी नहीं मिल रहे, ये बात अपनी जगह पे है, लेकिन वो जो झगड़ा 370 का है, 370 क्यों मांग रहे हैं, मैं भी पूछता हूं बीजेपी वालों को, तुम्हें 370 ही क्यों चाहिए? ये 70 पे क्यों अटके हो? 310 ले लो, 315 ले लो, 320 ले लो, तुम्हें 370 ही क्यों चाहिए? टारगेट रखने में क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ हरियाणा में 75 का रखा था, 40 आई। मैंने क्या कहा? 40 आई। देखिए, बंगाल में 200 का रखा था, 77 आई। रखने में क्या दिक्कत? 370 ये मैं इसलिए संविधान कह रहा हूं क्योंकि लगातार एक नरेशन बनता जा रहा है कि संविधान बदलने की जरूरत है। संविधान नहीं, सुनिए, क्या विवेक देबराय के वक्तव्य पे प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी? आपका देखिए, छोटा मोटा आदमी नहीं है। मुझे देखो, आपने देखिए, मुझे ये लगता है 370 का एक नैरेटिव जो सेट किया गया अपने कार्यकर्ताओं को जोश में लाने के लिए किया गया। जोश में लाने के कहने से आ जाएंगे? नहीं, जोश में लाने के लिए श्री राम का नारा ही काफी है और मोदी का चेहरा काफी है। वो मानते हैं इस बात को, मोदी है तो मुमकिन है। क्या ये बीजेपी की सरकार है? क्या ये बीजेपी की सरकार की गारंटी है? जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी की सरकार और मोदी जी की गारंटी चल रही है। आप हमें बताओ, देखो पत्रकारों का यही काम है, हमारी मीडिया सारी एग्जिट पोल करते हैं और चीज़ें करते हैं, विचार करते हैं, अब उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर भी करते हैं। मुझे लग रहा है आप महाराष्ट्र से आप आते हैं, महाराष्ट्र में निश्चित रूप से हालात बुरी है एनडीए की, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ छेड़छाड़ की, शरद पवार के साथ छेड़छाड़ की, जिस ढंग से हमारे ये उत्तर भारत में किसानों से छेड़छाड़ की। और मुझे जहाँ तक पता है, आज आप मराठी यहाँ आए हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी ये जो वर्ग है, किसान वर्ग है, उनसे भी मराठी ज़्यादा, वो हमारे पंजाबी में या खोरी कहते हैं, भी ज़्यादा खोर रखते हैं, मतलब उससे दुश्मनी ज़्यादा रखते हैं, या मोदी जी से नाराज़गी ज़्यादा है, सिंपल लैंग्वेज में कह दें। क्या एनडीए को निश्चित रूप से, जो आप बार बार कहते हो 9 सीटें नहीं आएंगी, मुझे तो लगता है 20 की सारी हैं। देखिए, मैं 9 सीटें क्यों आ रही है ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी। ये महाराष्ट्र मात्र उद्धव ठाकरे को तोड़ने का बात नहीं है, ये मात्र सरकार गिराने की बात नहीं है, ये मात्र राष्ट्रवादी पार्टी यानी शरद पवार की पार्टी तोड़ने की बात नहीं है। ये गुजराती और मराठी अस्मिता का टकराव है। महाराष्ट्र जब फॉर्म हुआ, जब महाराष्ट्र का जन्म हुआ, तो उसके पहले वो मुंबई राज्य था। तो मुंबई तो आधा गुजरात है। यही मैं कह रहा हूँ, मुंबई राज्य था। और मुंबई किसके पास जाएगी? महाराष्ट्र के पास जाएगी या गुजरात के पास जाएगी? इसको लेके एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें गुजराती वर्सेस मराठी ये आंदोलन हुआ, उसमें पुलिस फायरिंग हुई। तब मुंबई प्रांत के मुखिया मोरारजी देसाई थे और 107 लोग मारे गए। तो बार बार महाराष्ट्र ये कहता है कि मुंबई हमें गिफ्ट में नहीं मिली,
मुंबई ये हमने अर्न की है, शहादत देके 107 की। दूसरी बात, तब से गुजराती वर्सेस मराठी एक ये चल रहा है। गुजराती है महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र को अपनाया था। जब तक बाल ठाकरे की शिवसेना थी तब तक गुजराती बाल ठाकरे के साथ काम करते थे और ये बोल के करते थे कि एक कोई महाराष्ट्र की अस्मिता वाला यहाँ खड़ा है जो यूनियन लीडर से, लेफ्ट के प्रकोप से, अंडरवर्ल्ड से हमें छुटकारा देता है। तो बाल ठाकरे उनके सेवियर थे। ये गुजरात की एक तासीर थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ये 2014 के बाद ये लोग आ गए तो फिर महाराष्ट्र के मुंबई से कम 20 से 22 बड़े ऑफिसेस गुजरात शिफ्ट हुए। गुजरात में गिफ्ट सिटी बन रही है जहाँ पे नई आर्थिक देश की राजधानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र ये पूरे देश की आर्थिक राजधानी थी। अकेली मुंबई इतना टैक्स कमाती थी कि किसी बड़े बड़े राज्यों की ये औकात नहीं थी। उसके बाद महाराष्ट्र में जो 2 बड़े उद्योग आने वाले थे वो गुजरात लेके जाया गया। महाराष्ट्र का एक इससे भी पुराना गुजरात के साथ नाता ये है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना फौज बढ़ानी थी, जब अपना साम्राज्य बड़ा करना था, तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उस ज़माने में दूसरे प्रांतों पे हमला करके पैसा लेते थे। तो सूरत जो था वो मुगलों का सबसे कैच रीच पैसे वाला सेंटर था, ट्रेड होता था। वहाँ फ्रेंच, ब्रिटेन और डच ये लोगों के बाकायदा ऑफिसेस और वहाँ पे उनका बिजनेस चलता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार मुगलों की सूरत लूटी, खूब पैसा लाया। तो आप इतिहास तो आप ऐसे ही बता रहे हैं। तो अगर मराठी गुजरातियों को लूटते रहे। नहीं, एक मिनट, सब बता रहा हूँ मैं। गुजरातियों को नहीं लूटा था, उन्होंने मुगल साम्राज्य पे हमला किया था। वो मुगल साम्राज्य था। गुजरात का जो सूरत था वो मुगल का बेहतरीन सेंटर था, ठीक है। वैसा गुजरातियों ने, मराठियों ने तो बेंगलोर पे भी हमला किया। थोड़ा सा तो एक शॉर्ट में इसीलिए जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बदला मोदी जी ले रहे हैं। ये पेनिट्रेट हुआ है गाँव वहाँ पे, ये पेनिट्रेट हुआ है। और ये कितना सेंटिमेंटल है मैं बताता हूँ। मैं दर्शकों के लिए बहुत छोटी चीज़ लगेगी, जब आप किसी के यहाँ जाते हैं तो पगड़ी पहनते, लोगों को फैशन है कि लोग अपने पगड़ी पहनाते हैं, ये करते हैं। तो महाराष्ट्र में अलग अलग पगड़ियाँ हैं, अलग अलग राज्यों, अलग अलग शिंदे पगड़ी, होलकर पगड़ी, पेशवा पगड़ी। लेकिन महाराष्ट्र में एक पगड़ी है छत्रपति शिवाजी की, उसको जरीटोप कहते हैं। वो कोई नहीं पहनता, वो भी गिफ्ट में दी जाती है, लेकिन हाथ में दी जाती है। और जब कोई हाथ में लेता है तो उसको मस्तक पे लगाता है और अपने घर में पूजा के स्थान पर रखता है। बनारस में जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये फॉर्म भरा, उस दिन प्रफुल्ल पटेल ने वो जरी टोप प्रधानमंत्री के सर पे रखा और पूरे महाराष्ट्र में आग लग गई। एक लाइन से बीजेपी से लेकर सबको माफी मांगनी पड़ी। प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि मुझे पता नहीं था और किसी ने रखा, मैं छत्रपति का अपमान नहीं। तो मैं सेंटिमेंट बताता हूँ लोगों के। ये बात आपने बड़ी विस्तार से बता दी, अच्छी बात है। लेकिन अल्टीमेटली हम थोड़ा सा एक बार सीटें देख लें। मैं सीटें भी जा रहा हूँ। आपने कहा कि सीटें इतनी 9 क्यों? आपको लगता है 21, मैं 9 क्यों कह रहा हूँ? हाँ जी। फिर मैं रीजन वाइज आता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र का पता नहीं कितने लोगों को यहाँ रीजन मालूम है। हमारे एक विधान है। एक चीज़ और बता दूं, जो लोग यहाँ हाल में हैं, जो सुन रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र, बिहार 2 ऐसे प्रदेश हैं, ये कितनी सीटें एनडीए की कम करेंगे उस पर निर्भर करता है मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे। हरियाणा तो कम कर ही रहा है, राजस्थान भी कम कर रहा है, लेकिन उसकी कर्नाटक भी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल, बिहार। तो यूपी को हम नहीं चढ़ेंगे, यूपी तो उनका अपना प्रदेश है। यूपी में तो वैसे ही रह सकता है, 62 थी या 64 थी तो वो रह सकती हैं। लेकिन महाराष्ट्र, बिहार ये और कर्नाटक, ये 3 प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 प्रदेशों पे आप अगर अपने विचार रखते हैं, वही कह रहा हूं, महाराष्ट्र संविधान बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, बात खत्म हो। नहीं, महाराष्ट्र में 9 इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको सीधे कि महाराष्ट्र में अलग अलग रीजन है। महाराष्ट्र ये संयुक्त महाराष्ट्र है, अलग अलग प्रदेश। आपका हरियाणा जैसा नहीं है, हरियाणा पंजाब से अलग हो गया, एक ही पार्ट है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र निजाम से निकला हुआ मराठवाड़ा है, सीपी बेरार से निकला हुआ विदर्भ है, मुंबई प्रांत से निकला हुआ पश्चिम महाराष्ट्र और खानदेश है। ये अलग अलग क्षेत्र हैं। इसलिए महाराष्ट्र में विधानसभा 3 जगह लगती थी, मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर। उसमें से औरंगाबाद कैंसिल हो गई। हमारे यहाँ नागपुर में एक पूरी विधानसभा है, नागपुर में मंत्रालय है, पूरा एक स्ट्रक्चर है। ये अलग बातें बताने के लिए। अब विदर्भ में 10 सीटें हैं। 10 सीटों में एक गडकरी की नागपुर की सीट, वो भी टफ है। टफ मतलब गडकरी, सारा देश गडकरी की सड़कों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन गडकरी वहां सड़क पे उतर आए थे।
गडकरी जो 5-10 लाख का मार्जिन सोच रहे थे वो 50-60 हज़ार और 1 लाख तक आ गया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। गडकरी को निपटाने के लिए महाराष्ट्र की कांग्रेस लगी नहीं थी, पूरा गुजरात लगा हुआ था। उसके बाद एक गडकरी की सीट छोड़ी तो बाकी 9 की 9 सीटें बीजेपी या एनडीए गठबंधन से कोसों दूर है। आप आइए मराठवाड़ा में गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे लड़ रही है एक सीट। लग रहा था कि वो शायद निकाल लेगी, लेकिन जब मैंने वहाँ का आकलन किया और मैंने कहा कि 8 सीटों में से एक सीट शायद आ सकती है, तो मुझे वो भीड़ से कम 250-300 फ़ोन आए कि साहब हम स्टैम्प पेपर को लिख के देने को तैयार हैं कि डिपॉजिट जब्त होने की स्थिति है, क्योंकि वहाँ मराठा आंदोलन बहुत तकलीफ दे गया। ओबीसी में बीजेपी कहती है ओबीसी हमारे साथ है, लेकिन ओबीसी एक चंक है। ओबीसी में तेली भी है, माली भी है, कुणबी भी है महाराष्ट्र में, और ये अलग अलग बटे हैं, इसलिए वो सीट भी जाती है। तो मैं मराठवाड़ा में एक सीट भी नहीं दे रहा हूँ। आप आइए कोंकण, जहाँ 2 सीटें हैं, नारायण राणे लड़ रहे हैं, सुनील तटकरे लड़ रहे हैं, दोनों हाई प्रोफाइल है। दोनों चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, क्योंकि कोंकण ये बेसिकली नींव है शिवसेना की। ठीक है, नारायण राणे तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवसेना के। नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ने के बाद एक भी चुनाव नहीं जीते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद में ही रहे हैं, सारे चुनाव हारे हैं वो। मैं उन्हीं की ग्रेटनेस बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आप आइए पश्चिम महाराष्ट्र में यदि आप बात करेंगे तो आप पूना से शुरू हो जाइए। पूना की सीट टफ है। मावड़ की सीट ये एनडीए को जा सकती है, क्योंकि वहाँ उम्मीदवार बहुत तगड़ा है। आगे आप जाइए, सतारा के महाराज हार रहे हैं, कोल्हापुर के महाराज हार रहे हैं, सांगली हार रहे हैं, आगे जितनी भी सीटें हैं वो हार रहे हैं। तो 2 सीटें अभी तक 2 सीटें और एक गडकरी की 3 सीटें हो गई। अब आप आइए मुंबई प्रांत में आज के डेट में एक सीट कंफर्म लग रही है, वो भी कारपोरेट सेक्टर लड़ रहा है, इसलिए उस सीट का नाम है पीयूष गोयल की सीट। मुंबई की जो पीयूष गोयल की सीट है, हाँ, वो मुंबई सिटी की जो 6 सीटें हैं, हाँ 7 सीटें हैं मुंबई में 7 में से सारी जा रही है एक पीयूष गोयल की छोड़ के, क्योंकि मुंबई ये गढ़ रहा है शिवसेना का। शिवसेना टूटी, विधायक चले गए, लेकिन लोग आज भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। उसके बाद आप उसी मुंबई को लग के ठाणे, कल्याण इस पोजीशन पे आइए। कल्याण की सीट निकल सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के स्वयं के बेटे लड़ रहे हैं, लेकिन ठाणे की खुद की सीट राजन विचारे को जा रही है। तो एक सीट वो हो गई, एक सीट हो गई। अब आते हैं खानदेश में जो सीटें हैं, उस खानदेश में एक एकनाथ खड़से की बहू लड़ रही है। वो चुनाव हार जाती, लेकिन इन्होंने एकनाथ खड़से को हाथ पैर जोड़ के फिर बीजेपी में वापस लाए। वो इंसान है जिसने प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के पहले से महाराष्ट्र में बीजेपी की नींव रखी है। तो उसकी इज्जत बचाने के लिए एक सीट वो निकल सकती है। यदि मराठवाड़ा की एक 0 है, विदर्भ की 1, खानदेश की 1, 2 हो गई, पश्चिम महाराष्ट्र की 2, 4 हो गई, मुंबई की 2, 1 ठाणे और 6 हो गई। मेरे पास 9 की फिगर नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैंने ये बात बोली थी कि 9 सीटें आ रही है, उस दिन बीजेपी का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष, जो बीजेपी के लिए लॉजिस्टिक तय करता है, बूथ लेवल पे काम करता है, उन्होंने मुझे एक ही बात कही, और ये 2 महीने पहले की बात है, जब मैं 9 सीट कह रहा था। उन्होंने कहा कि अशोक जी, हम आपको सोचते थे कि तुम बहुत महाराष्ट्र में बहुत कैलकुलेशन रखते हो, तुम फेल कैसे हो गए? मैंने बोला कैसे सर? बोला तुम सिंगल डिजिट दे रहे हो। मैंने हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ मैं। बोला कितनी दे रहे हो? मैंने 9 दे रहा हूँ मैं। बोला यार तुम डबल दे रहे हो, हमको तो 9 की भी आशा नहीं है। तो मैंने बोला आप गलत बोल रहे हैं। उन्होंने मेरे सामने कागज किया, भाटिया जी आप भी पत्रकार हैं, जब नेता मिलते बोले कागज पे लिखो। मैं एक 9 सीटें मैंने लिखी, और उसने 9 सीटों में से उसने 4 सीटें काट के मुझे बताई ये सीटें क्यों हार रहे हैं। चलो आप तो ये ज़्यादा आती कर रहे हो, मैं दर्शकों को भी बताता हूँ। 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, 41 सीटें पिछली बार आप करेक्ट करते हैं, बिल्कुल 41 सीटें पीछे एनडीए जीते थी, लेकिन इस बार मेरे हिसाब से 20 जीत रही हैं। आप 9 में से भी 4 कम कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने की, मैंने बोला नहीं, मैं ये 4 को नहीं मानता। अब हम बिहार की 40 में से 39 सीटें, हाँ 40 में से 39 सीटें बीजेपी के पास 12 थी। देखिए बिहार का राजनीति अलग है, महाराष्ट्र की तासीर अलग है, हरियाणा की तासीर अलग है। बिहार में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर सीटें ली थी, तब उनके पास बीजेपी की अपनी 12 सीटें थी। आज बीजेपी यूनाइटेड जनता दल के साथ लड़ रही है। ये पैक्ट सिर्फ नाम का है, ग्राउंड पे पैक्ट उतरा नहीं है, ये सब जानते हैं। स्वयं सारे मुख्यमंत्री जब बनारस थे तो एकाएक साहब के पेट में दर्द हो गया, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, और शाम के दूसरे कार्यक्रम में चले गए। वहाँ जितने भी कुर्मी हैं, हर सीट पे 30 से 35 हज़ार कुर्मी हैं, भले ही 3% कुर्मी हो, लेकिन कुर्मियों को जहाँ आरजेडी लड़ रही है, बीजेपी या लोकदल
के एलजेपी के साथ, वहाँ सीधा कुर्मी का वोट आरजेडी को ट्रांसफर हो रहा है। और 4 तारीख के बाद यदि फिर नीतीश कुमार और आरजेडी सरकार बनाए तो आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए मैं 12 सीटों पे ही बात करूंगा, मैं 40 सीटों पे नहीं बात करूंगा। 12 आ रही है। 12 नहीं, 12 बीजेपी की, बीजेपी की 12 आ रही है, उसमें से बीजेपी को 4 का लॉस है। 8 आ रही है। 8 आ रही है, 4 का लॉस है। तो हम कर्नाटक पे, कर्नाटक में बीजेपी के पास, कर्नाटक में 28 सीटें, हाँ। 25 बीजेपी के पास, बीजेपी के साथ, हाँ, और 2 अलाइज के पास, 2 अलाइज के पास 27। और इस बार रिवर्स होगा। नहीं, इस बार नहीं, अब फिर मानिए 50-50। एक मिनट, फिर 50-50 किस बेस पे? आप मुझे बताइए 50-50 कर्नाटक में क्यों हो? जो कर्नाटक सरकार हाथ से चली गई, पॉइंट नंबर 1। सरकार ने 5 गारंटियां जो बताई वो तुरंत लागू की ताकि सरकार को लगे। तीसरी बात, जितना बीजेपी में विद्रोह इस बार है सीट पे, उतना कहीं नहीं है। पहली बार मैंने देखा 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पकड़ थी, आयरन ग्रिप, वो इतनी लूज हो गई कि उनके गृह राज्य गुजरात में भी विद्रोह हो गया। अपने खुद के राज्य में विद्रोह नहीं संभाल पाए, लोगों ने मिले हुए टिकट वापस किए। आज गुजरात में यदि 2-3 सीट का नुकसान हो तो क्या कहेंगे? चलो हम कर्नाटक में, हम 10 मिनट में इसको समापन करेंगे, हाँ। और फिर कुछ क्वेश्चन हाँ, लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कर्नाटक में कितने? कर्नाटक में तो मैं रिवर्स कर रहा हूँ, 3 या 4 मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं, 3 या 4 मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, आज सभी लोग सुन रहे हैं, जब रिजल्ट आएंगे तब याद करेंगे। इससे ज़्यादा सीटें मिलनी नहीं वहाँ पे, इसलिए ये भी कर्नाटक जाना कम ही कर दिया इन्होंने। इनको भी मालूम है कि वहाँ जाएंगे। चलो आप 3 रिवर्स कर रहे हैं, मैं 50-50 पे करूँगा, हाँ। क्योंकि मैंने सरसा में रहना। ये लोग कहेंगे भी वानखेड़े जी तो महाराष्ट्र में चले गए हैं, नहीं, रिजल्ट के बाद ये मेरे से पूछेंगे भी कैसे। अरे मुझे एक बात बताओ, अब की बार 75 पार बोलने वाले भी तो लोग घूम ही रहे आसपास। चलो, हाँ। अब आपका जो ज्ञान है ना, देखो राष्ट्र का पूरा ज्ञान है, मैं सुनता भी रहता हूँ। हरियाणा में क्या समझते हैं? साहब, हरियाणा में टोटल 10 से 11 सीटें हैं। 10 सीटें हैं। एक चंडीगढ़ की हम अलग मानते हैं। हाँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था 10 में से 11 लाएंगे। 10 में से नहीं, 10 में से 11 तो वो तो लोग भी कह रहे हैं कि जितनी मेहनत ये यूपी में कर रहे हैं तो 80 में से शायद 90 आ जाए। ये भी कल किसी ने ट्वीट किया था। तो सवाल वो नहीं, तो बीजेपी को ये मानना पड़ेगा, मेहनत बहुत करते हैं वो लोग। हाँ। चाहे कैसे भी हो, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं, आखिर बॉल तक लड़ते हैं, ये उनकी खासियत है। मुझे लगता है कम से कम 6 सीटें इस बार खोएंगे वो। यहाँ थोड़ा सा आप ईमानदारी बरत रहे हैं, क्योंकि यहाँ नहीं। ग्राउंड रियलिटी हमें पता है। नहीं, मैंने इसीलिए कहा आपको कि आप कर्नाटक में इसलिए नहीं मान रहे हो कि आप कर्नाटक गए नहीं हो, आप महाराष्ट्र में इसलिए नहीं मान रहे हो कि आप महाराष्ट्र गए नहीं हो। इन दोनों राज्यों में मैंने एक सीट पींच के रखी है, मैंने एक ही काम किया है। राजस्थान में 7 से 8 सीटों का नुकसान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव के नतीजे आए उसके हिसाब से यदि आप टैली करोगे, वो तो आंकड़े आज आप 2 मिनट में गूगल कर सकते हो। विधानसभा में ही 11 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, 11, जहां कांग्रेस का मत प्रतिशत बीजेपी से ज्यादा है। वहां और उसमें अंतर है। अब मोदी जी के नाम का वोट। नहीं, मोदी जी के नाम का, देखिए मोदी जी का ब्रांड खत्म हो गया, मैं नहीं कह रहा हूं। ऑर्गेनाइजर ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नतीजे आने के बाद ही लिखा था कि मोदी जी और राम मंदिर अभी चलने वाला नहीं है, वी हैव टू थिंक फॉर अनदर स्ट्रेटेजी। मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम हम एक बार ना, हम सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ। हमारे दर्शक भी, हम मोटा मोटी बात करते हैं। हाँ। साउथ की 5 स्टेट, 130 सीट, हाँ, जिसमें कर्नाटक, हाँ, आंध्र, हाँ, तमिलनाडु, हाँ, केरल, तेलंगाना। 130 में पिछली बार 29 सीटें, हाँ, 29 सीटें बीजेपी के पास। इस बार 9 आंध्र में बढ़ेंगी? आंध्र में नहीं बढ़ेगी, आंध्र में 2 बढ़ेगी। हाँ, तो आंध्र में 2 नहीं, वही तो बोला, आंध्र में थी नहीं, पिछली बार 0 थी, तो आंध्र में बढ़ी, आंध्र में 2 बढ़ेगी, कर्नाटक में कटेगी, और तेलंगाना में जो आपके पास 4 थी वो बढ़ेगी। उसमें से एक भी आई तो बहुत बड़ी बात है, लिख लीजिए मेरे से। वहाँ टीआरएस कम हो रही है, TRS, वो सीटें दोनों में बट रही हैं। ना 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 ना, टीआरएस वहां पे 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, वहां कांग्रेस और टीआरएस। यदि वहां बीजेपी बलन की पार्टी होती तो कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं आती, बीआरएस का रिप्लेसमेंट बीजेपी था। चलो 130 में से आपने 20 कम कर दी। नहीं, 130 में से 20 कम कर दिए, 20 कम कर दी। अब नॉर्थ इंडिया में, हाँ, और महाराष्ट्र और बिहार 48 और 40। महाराष्ट्र और बिहार में मैं कम से कम इनको 30 और 20-50 का झटका मानता हूँ। तो आप तो फिर कैसे संविधान बदलोगे? नहीं, मैंने बता रहा हूँ ना आपको, मैं नहीं बदल रहा हूँ संविधान। नहीं, आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। 370 किसने मांगे? बीजेपी ने मांगे। 400 पार का आंकड़ा किसने मांगा? बीजेपी ने मांगा।
ये क्यों मांग रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये कारण मैंने बताया। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये 4 तारीख को पता पड़ गया। वास्तविकता के हवा कैसी बह रही है, इसका विश्लेषण करने के लिए मैं बैठा हूं, जो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। नहीं, हमारे यहाँ पे जो हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद चंडीगढ़, राजस्थान, यहाँ और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऐसे प्रदेश थे जहाँ 95% से ज़्यादा 98 to 99 का स्ट्राइक रेट था। इस बार क्या है? इस बार छत्तीसगढ़ में 2 सीटें बढ़ेगी, 36 में दो बढ़ेगी। 2 बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में 3 या 4 सीटें। मध्य प्रदेश में तो जो एक सीट थी, जो 1 सीट थी वो 4 हो गई। वो ही हार रहा है। नहीं, वो नहीं हार। कमलनाथ के बेटे। नहीं, देखिए, कमलनाथ की वो अपनी सीट है, वो किसी भी हालत में निकाल लेंगे। कल मैं ये कहूंगा कितनी भी बुरी स्थिति हो गई तो गांधीनगर में अमित शाह जीती जाएंगे, भले ही जाए ना जाए, ठीक है। रायबरेली से गांधी परिवार जीती जाएगा। इंदिरा गांधी छोड़ी तो अभी तो कोई वहां हारा नहीं। वहां आपने रायबरेली का जिक्र किया, वो तो कहते हैं अमेठी से भाग के रायबरेली चले गए। नहीं, उनके कहने से क्या, तो गुजरात से तो भाग के मध्य यहाँ आए। उन्होंने कहा कि केरल के लोगों ने समझ लिया ये क्या है, इसलिए उत्तर प्रदेश वापस आ गए। तो गुजरातियों ने समझ लिया था कि ये लब्बाज आदमी है, 3 बार हम झेल चुके हैं, इसलिए वो भाग के बनारस पहुंचे। वो नहीं होता, नेता बदलते रहते। अटल जी मोदी जी से बहुत बड़ा नाम था। कितनी सीटें अटल जी ने बदली, कितनी जगह से चुनाव लड़े अटल जी, ग्वालियर, लखनऊ, कितनी जगह लड़े। इससे नेता का ये स्ट्रैटेजी होती है। भगवान श्री कृष्ण एक बार रण छोड़ के भागे, उनको रणछोड़दास कहते हैं। कल कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण कहा कि भगवान रे रण छोड़ के गया था, ये वो स्ट्रैटेजी थी। वो बैकफुट पे भी आना पड़ता है। जब किंग कोबरा पीछे आता है तो आपसे डरता नहीं, चलो वो आपको टारगेट में लेता है। अभी यूपी में, हाँ, पिछली बार 62, इस बार 80 के 80। हाँ, आपने कहा कि यूपी उनका राज्य है, उन्हीं के राज्य की मैं आपको जरा कहानी सुनाता हूँ। बताओ। जब 2014 में 72 सीटें मिली थी उनको, और 2019 में तो पूरे देश में सीटें बढ़ी, यूपी में बढ़नी चाहिए थी। तो 72, अब राम मंदिर आ गया। एक सेकंड, 2014-19 की बात करें अभी। 2014 में 72, तो 2019 में कम से कम 78, 74, 75, 63 क्यों हुई? जब पूरे देश ने भरभरा के दिया मोदी जी को, यूपी ने क्यों कम किया? तो अब क्या है? अब मैं इसीलिए आप ये मत कहिए कि उनका राज्य है। यूपी में कई फैक्टर्स हैं। यूपी में जब उन्होंने 6-7 सीट खोई, तब अखिलेश के पास 47 मेंबर ऑफ असेंबली थे, एमएलए थे। आज इसके पास 100 से ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ वर्सेस दिल्ली वर्सेस लखनऊ, एक ही मुख्यमंत्री बचा है बीजेपी के बुके में जो दिल्ली को आंख दिखाता है। बाकी सारे मुख्यमंत्री सरेंडर्ड है। आपके यहाँ की तो मैं बात ही नहीं करता। तो ऐसे में वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी स्प्लिट है, वहाँ पे ठाकुरवाद भयानक हावी है। राजा भैया को कर्नाटक बुलाया, बेंगलोर बुलाया गया स्पेशल चार्टर देके। अमित शाह जैसे आदमी ने 1 घंटा, राजा भैया का जो लेटेस्ट इंटरव्यू आया, हाँ, आज ही प्रसारित हुआ है। हाँ, उन्होंने कहा, मैं अपने समर्थकों को कहा जहां मर्जी वोट डालो। आज नहीं आया वो, एक 4 दिन पहले का है। और कल की एबीपी की न्यूज़ है, उन्होंने कहा कि समाजवादी, कल की सुबह का ब्रेकिंग न्यूज़ है। राजा भैया को अमित शाह बेंगलोर बुला के समझाते हैं, नहीं समझते। राजा भैया को लखनऊ आके मिलने जाते हैं, राजा भैया ने कहा इट इज़ टू लेट। पूरा राजपूत समाज यूपी का आपके खिलाफ है, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। तो उससे क्या अंतर आएगा? उसकी अपनी 2-3 विधानसभा है। नहीं, राजा भैया का मामला है कि राजा भैया माने 4 आसपास की लोकसभा सीट इंपैक्ट करता है। लोग कहते हैं कि भाई ब्रिजभूषण चरण सिंह को क्यों झेल रही बीजेपी? उसके बेटे को तो दी है टिकट। क्यों झेल रही, क्यों दिया? क्योंकि वो सिर्फ केसरगंज की सीट नहीं है, 7 की 4 लोकसभा सीट है जो वो चलाता है। तो 5 लोकसभा सीट का नुकसान न हो, इसलिए वो व्याभिचारी भी पसंद है। चलो यूपी के आंकड़ा बताओ फिर। यूपी का आंकड़ा, यूपी में कम से कम 10 से 12 सीटें खोने जा रही है बीजेपी। 50 पे आ रही है। 50 पे आ रही है। 62 से 50 पे। 62 से 50 पे। तो अब बंगाल बचा है, वहाँ बढ़ेंगी। 18 है, 18 है, 15 आएगी उनके। 15 आ रही हैं। आ रही है 15। तो फिर तो देखो 18 के 18 आ रही हैं। आप तो कम बता। नहीं, मैं 15 बोल रहा हूँ आपको, वो तो 35 बोल रहे हैं। 32। हाँ, 32 बोल रहे हैं। मैं 15 पे लेके आ रहा हूँ, और 15 में कंजर्वेटिव दे रहा हूँ। कंजर्वेटिव। उड़ीसा बचा है। उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी की मिलीजुली कुश्ती है। हाँ, तो फिर तो कितनी है उड़ीसा में सीटें? 20-22 है। 8 पिछली बार हैं। 8 पिछली बार है, इस बार 8 बरकरार रहेगी।
8 बरकरार है। कोई वहाँ आंकड़ा बढ़ेगा नहीं, 8 बरकरार। तो कम तो 20-30 सीटें कम हो रही है। कहाँ से 20-30 सीट कम हो गई है? कर्नाटक और महाराष्ट्र बना के 50 जोड़ा मैंने। ये पूरा तीनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और ये तो 10 सीटें। नहीं 10 सीटें कहाँ, ये आपका हरियाणा, ये सब मिला के 15-20 सीटें ये हैं। 50 और 20 70 हो गए। 2 सीटें मैंने आपको वहाँ बताई, बिहार में बताई। चलो 2 सीटें बिहार की भी पकड़ लीजिए, कितने हो गई? 3 सीटें बिहार बंगाल की, 5 हो गई। ऐसे तो हिमाचल में 1 कम हो रही है। अरे छोड़िए, हिमाचल वगैरह दे दी पूरी जी। उसके बाद 75 हो गई। अब मैंने यूपी का आया ही नहीं, मैं 10, 75, 80 हो गई। चलो मैं 80 का 75 मानता हूँ। 290 है अभी आपके पास, क्योंकि बीच में लोग कुछ डेथ हो गई, कुछ बाई इलेक्शन में गए, कुछ हो गए। अब 290 में से आप 70 नीचे वापस आ जाओ। तो 220 में भी तो सरकार बनेगी। मैंने सरकार नहीं बनेगी ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जो लोग मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं वो बार बार इस बात का मैं बोलता हूँ, सबसे बड़ा राजनीतिक दल होगा बीजेपी, 220। अब बीजेपी में सरकार बनने के दो जगह है, 2 ऑप्शन है, प्लान A1, प्लान B। 220 आने पे यदि वहाँ विद्रोह हुआ और वहाँ आवाज़ उठने लगी कि तुम्हारी वजह से इतनी पार्टी नीचे आ गई, संघ ने भी पीछे समर्थन दिया, तो एक नया नेता उभर के आ सकता है और उस नेता के साथ नया एनडीए का गठबंधन हो सकता है। उस एनडीए में हो सकता है इंडिया के भी कुछ लोग चले जाए, तो आश्चर्य नहीं। दूसरा इसका एक बी है प्लान, वो है चंडीगढ़ फार्मूला। 220 पे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, आवाज़ ही नहीं करेगा कोई, बोलेगा ठीक है आप ही बन जाओ। राष्ट्रपति जी उनको बुला लेगी, शपथ होगी। शपथ होने के बाद 1 महीने में उनको बहुमत साबित करना होगा। बहुमत साबित करने के बाद जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो पीठासीन अधिकारी इन्हीं का होगा। वो वॉइस मत से बहुमत साबित कर देगा। वो बोलेगा हाँ हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया। वहाँ हंगामा होगा, विपक्ष को निष्कासित किया जाएगा। बचे हुए 230 का वोट डिवीजन होगा। बोलेगा 230 ने वन साइडेड हो गया, 0 वर्सेस 230, सदन की स्ट्रेंथ 230 थी, सरकार जीत गई। उसके बाद ये विपक्ष जाएगा गांधी की समाधि पे, वहाँ आधा घंटा बैठेगा। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरा ये पंडित जी की तरह नहीं जो भविष्यवाणी नहीं है, ये जो रोज होता है देखता हूँ उसी का, यदि मैं नहीं, आपने से मूर्ख कोई नहीं होगा। ये जो होने वाला है मैं बताऊँ तो, मैं चंडीगढ़ मॉडल आपको बताया पहले, चंडीगढ़ में यही हुआ। फिर ये सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय संविधान पीठ का गठन करेगी। संविधान पीठ रोज भी हियरिंग करेगी तो 3-4 महीने लेगी। 3-4 महीने में पैसे चलेंगे, दबाव चलेगा, ये चलेगा, कुछ लोग इधर होंगे, कुछ लोग उधर होंगे। फिर ये होगा कि हमारे पास 277 आ गए, 229 तक हम फ्री हो गए। अच्छा, ए और बी आपने बता दिया। सी अगर 100 से ज़्यादा कांग्रेस जाती है, 100 से, हाँ तो ठीक है। इंडिया गठबंधन का क्या होगा? कांग्रेस को कम से कम 125 के ऊपर जाना होगा, तब जाके कांग्रेस हिम्मत कर पाएगी कि सरकार के गठन की बात करें। क्योंकि सरकार ऐसी कतई गठन नहीं होनी चाहिए जो सरकार 3 या 4 महीने भी नहीं चले। वर्तमान में कांग्रेस के पास ऐसा रणनीतिकार नहीं, चाहे हम अहमद भाई को कितनी भी गलत कहे या सही कहे, जब सरकार टिकाने का काम आता था तो उस मामले में वो आदमी ये था। उधर प्रमोद महाजन थे जो किसी भी हालत में कोई भी सरकार टिका सकते थे। आज के डेट में हमारे पास रणनीतिकार नहीं है। आज जो भी राजनीतिक दल में है वो अहंकारी लोग हो गए हैं, और जो अहंकार के साथ चलते हैं वो रणनीतिकार हो नहीं सकते, क्योंकि आपको घर जाके वास्तविक 1-to-1 रिलेशन रखने होते हैं। यहाँ तो आज ये हाल है कि कोई पत्रकार यदि किसी नेता से ज़्यादा, मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने वाले किसी पत्रकार ने किसी नेता के घर चाय पी तो उसको पूछता जाता है कि तुम्हारे घर ये आया क्यों। इतनी कटुता हो गई है। तो अब 2-3 सवाल भी ले लेते हैं। कोई अगर क्वेश्चन करना चाहता है, मान साहब। हाँ जी, इधर उधर दो। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आप हमारे बीच आए। और हरियाणा का जो आपने बताया एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के 6 आ रही है, हमें तो लग रहा है कि और 8 कांग्रेस की आ रही है और 2 बीजेपी की। और वो भी मुझे लगता है कि चुनाव आते तक शायद ना आएंगे। और दूसरा, संविधान की चर्चा जो हो रही है, तो अगर बीजेपी चंडीगढ़ फॉर्मूला से भी सरकार ले आती है तो संविधान का प्रारूप क्या होगा? नहीं, फिर संविधान बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि आप मेजॉरिटी सरकार, यदि आप कॉर्नर पे है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय की भी ताकत बढ़ती है। देखिए, ये सारी जो अपने यहाँ ब्यूरोक्रेसी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 स्तंभ है संविधान के। ये तीनों स्तंभ देखते हैं कि कौन ज़्यादा हेवी है। यदि 400 के पार यदि आपके पास मेजॉरिटी है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इम्पीच करने में 2 मिनट लगते हैं। मान लीजिए फिर भी ये कुछ करते हैं
तो किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा? क्या वो ये होगा कि नहीं, वो करीब नहीं, रात को सपना आया और सुबह नहीं। देखिए, नोटबंदी जो था वो रात वाला मामला नहीं था। नोटबंदी बहुत दिनों से ये किसी ने दिया हुआ ज्ञान था प्रधानमंत्री जी को। अब प्रधानमंत्री जी को लोग मिलते रहते हैं और ज्ञान देते रहते हैं। हम भी पत्रकार हैं, हम जब जाते तो लोग हमको बताते, देखिए आप ही ने मुझे बताया कि 10 की 10 सीटें हार रही हैं, आपने बताया ना, ऐसे कई लोग हमको बताते हैं। लेकिन उनमें से क्या चीज़ लेना क्या नहीं लेना ये आप पे है, ये आपके IQ पे है। यदि आपका IQ ठीक नहीं है, आपकी समझ छोटी है, और मैं एक उदाहरण देता हूँ, 1 मिनट लूँगा मैं। प्रधानमंत्री के पास कोई गुजरात का आदमी जाके ये बोल के गया कि जब हम रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं और ट्रेन जाती है तो जोर से हवा लगती है। प्रधानमंत्री जी कहा बहुत सही कह रहे हो। बोले पूरे देश के रेलवे ट्रैक पे यदि हमने छोटे छोटे पंखे लगाए और ट्रेन जाने के बाद वो पंखे हिलेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उससे रेलवे की इलेक्ट्रिसिटी उससे ही चलेगी, तो कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है ये। उनने प्रोजेक्ट लिया, रेलवे मंत्रालय ने भेजा, PM ऑफिस से आया हुआ प्रोजेक्ट रेलवे मंत्रालय में, उसमें एक सेल बना, उसमें काम चालू हो गया। सुरेश प्रभु रेलवे मंत्री बने। सुरेश प्रभु बनने के बाद पहली बार उन्होंने कहा कि PMO से आए हुए सारे प्रोजेक्ट लाओ, मुझे स्टेटस बताओ क्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी सर खुजा है कि ये कैसा हो सकता है। तो फिर उन्होंने कैबिनेट में पूछा धीरे से गडकरी जी को कि ये पंखे तो यहाँ पे लोग अंदर से ही निकाल के ले जाते हैं बोगी से, ये बाहर के पंखे मतलब कितने CRPF लगानी पड़ेगी इसमें पंखों के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कैसा हो सकता है। बोले हाँ प्रोजेक्ट एक चल रहा है। अरे बोले बोल दो नहीं हो सकता है करके, उसमें क्या है। फिर उनने सुरेश प्रभु जी ने बोला कि वो साहब वो ये पंखे वाला तो ये तो, बोले अच्छा नहीं हो सकता, रहने दो, छोड़ दो उसे। लेकिन उनको नहीं रहने दो, छोड़ दो और इसको कर दो। इसके बीच में कम से कम 6-7 करोड़ रुपए खर्चा हो चुके थे। एक सेल बना, उसमें अधिकारी डिप्यूट हुए, उसमें लोग हो गए, उसमें रिसर्च वर्क चालू हो गया, पंखे का घूमना चालू हो गया, ट्रैक पे कौन सा पंखा लगेगा, उसका बेरिंग कैसा होगा। मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि आपके पास आता क्या है, आप आगे क्या देते हो। आप कोई घर के मतलब आप प्याज भी खरीदने जाता है आदमी तो 4 बार 4 प्याज इधर उधर के सूझ के निकलता है। तो कोई आपको आइडिया भी देगा तो आइडिया कितनी काबिल है, क्या है, कैसा है, ये आपको पूछना चाहिए कि जस्ट लुक एट दिस, यदि ठीक होगा तो कर दो। आपने कहा इसको कर दो तो होगा ही, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया। तो ऐसी कई आइडियाज आती है, तो हमारे आइडिया देने वालों की कमी नहीं है। तो नोटबंदी के ऐसा ही कोई आइडिया देके गया था उनको। चलो नेक्स्ट। पहले तो आपका सिलसिला स्वागत है। धन्यवाद। आपको कई वर्षों से हम देखा करते थे, आपने कई वीडियो इतने अप्रिशिएबल है, मैंने आपसे जिक्र भी किया उसका। लेकिन अब हम अभी बात कर रहे थे कि कांग्रेस की सीटें यदि 120 के आसपास आती है फिर तो मैं समझता हूँ ये चंडीगढ़ फार्मूला पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 2019 के अंदर 1 लाख से कम सीटें तो बीजेपी जीती थी, वो 70 सीटें हैं। और मैं नहीं समझता कि वो 77 सीट में से एक सीट भी आज वो जीत पाए। अगर मान लो 70 नहीं मान 300 में 70 के लगभग वो तभी आंकड़ा मैथमेटिकली 215 वैसे उसके ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि मैं अगर शिक्षा का एग्जाम्पल लूँ तो 3 लाख से सुंदर उनको जीती थी, आज हमें उम्मीद लग रही है कि हमारी बहन वो 3 लाख से जीतेगी, 6 लाख का फर्क आ गया। केवल 1 लाख वाली सीट नहीं, हम आंकड़ों पे जाते हैं, लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया कि बीजेपी के पास कांग्रेस से ज़्यादा सीटें थी और कांग्रेस ने UPA की सरकार बनाई। बिल्कुल। क्यों बनाई? क्योंकि आपके साथ कोई मित्र पक्ष आ सकता है, इसका भी टोटल करना पड़ता है। जब बीजेपी के पास 220 आएगी तो बीजेपी को 220 से 280 जाने के लिए जो 60 सीटें चाहिए, वो 60 सीटें लाने वाला कोई यदि आदमी निकला तो बीजेपी भी ट्राई करेगी। क्यों नहीं ट्राई करेगी? और वो कौन निकल सकता है? उदाहरण के तौर पे यदि गडकरी का नाम आगे आया तो महाराष्ट्र की 48 सीटें गडकरी के पीछे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। इसके पहले भी महाराष्ट्र की प्रतिभा पाटिल के लिए या जब ऐसी बात आई तब पीछे खड़े हो गए। महाराष्ट्र के मराठी मानुस, पहला मराठी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, पूरी 48 सीटें पीछे आ जाएगी। अब आप आइए वापस बंगाल में, गडकरी के और जो उसके संबंध है ममता के, ममता अपनी पूरी सीटों के साथ पीछे रह जाएगी, खड़ी हो जाएगी। फिर शरद पवार नाम का एक और इंसान है जो इसका मास्टरमाइंड है सीट जुगाड़ करने का, अक्रॉस द पार्टी लोगों से मिलने का, सबको इकट्ठा करने का। वो गडकरी के साथ चला गया और उसने कहा कि गडकरी तुम प्राइम मिनिस्टर बनो, मैं तुम्हारे पास साउथ की भी बाकी जो नाराज है उनको भी लेके आता हूँ। बस गडकरी ही एक ओनली एग्जांपल है, बाकी दूसरा हिंदुस्तान में कब है। एक मैंने और फिर संघ अपनी कितनी ताकत झोंकेगा। देखिए संघ तभी देखिए बीजेपी में विद्रोह तब होगा जब संघ ग्रीन सिग्नल देगा, और ग्रीन सिग्नल संघ तब देगा जब संघ को जो चाहिए वो नाम आगे आए तो, नहीं तो संघ विपक्ष में बैठने देगा। और इस साल तो बहुत बड़ी सीटें 200 से भी कम नहीं। देखिए मान 4 तारीख को क्या होता है देखते हैं। हाँ जी मान साहब। वैसे अशोक जी को पत्रकार जगत में टाइगर कहते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस भी लगता है आप एक्टिव है पूरी। वानखेड़े जी का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद सर।
मोदी जी की गारंटी बहुत सुन रहे हैं। लगता है देश में कोई सरकार या कोई संविधान नहीं है। क्या मोदी जी अपने स्वास्थ्य की भी गारंटी देंगे देश को? देखिए, उन्होंने तो अभी ये कह दिया है एक इंटरव्यू में कि परमात्मा ने उनको भेजा है। जब परमात्मा ने उनको भेजा है तो परमात्मा ने उनके सांसें भी लिख दी होगी। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने पहले इस पृथ्वी पे भारत देश ढूंढा और भारत देश में मुझे भेजा प्रधानमंत्री बनने के लिए, और ये कहा कि तुम सेवा करो, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। राम मंदिर के एक न्यासी, उन्होंने कहा कि ये विष्णु के अवतार हैं। कुछ लोग उनको विष्णु के अवतार समझने लगे। पूना के पास एक मंदिर बन गया था उनका। जब भगवान का एक देवत्व उनको जब आपने दे दिया है समाज में, तो फिर उनके सांसें गिनने का अधिकार कम से कम हम लोगों को तो नहीं होना चाहिए। नहीं, जब अब आज तो ये बोल दिया है उन्होंने कि 2029 में भी चुनाव में नेतृत्व मोदी जी करेंगे, ऐसा आज राजनाथ सिंह जी ने भी बोल दिया। लेकिन आश्चर्य की बात होती है, दो बातें की केजरीवाल ने कि नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह प्राइम मिनिस्टर होंगे और योगी जी जाएंगे। नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये बात सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन योगी के जाने के बारे में एक शब्द भी कोई बोल नहीं रहा है। ये बड़ा मुझे बीजेपी से आश्चर्य लग रहा है। या फिर देश के जो पीर फकीर संत जो कह गए अभी इंसान के स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है, तो क्या वो गलत साबित कर रहे हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री है और हम उस समाज से आते हैं, एक मिनट, हम उस समाज से आते हैं जहां हम कितना भी बुरा इंसान हो उसकी हमेशा लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। तो मैं आज भी आप सभी के सामने प्रधानमंत्री के लंबी आयु की प्रार्थना करूंगा। 200 साल हो जाए, 200 साल हो जाए, गारंटी नहीं दे सकते हो। नहीं, गारंटी तो किसी की नहीं, आपकी और मेरी भी नहीं। मैं स्टेज से उतरू की नहीं है, और जिनने कोविड लिया उसके बाद तो अब कोई गारंटी रही भी नहीं। क्वेश्चन एक पूछो, बहस नहीं। जो नफरती जुनून, ये पागलपन देश के ऊपर जो पैदा किया जा रहा है, क्या देश इससे बच पाएगा? देश बचा हुआ है जब मुगल, इस देश पे हजारों साल की संस्कृति है, हिंदू संस्कृति हमारी। और इस हिंदू मतलब कोई, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं करता हूँ, एक संस्कृति बात करते, कल्चर है ये। यहाँ मुगल आए, तुर्क आए, अंग्रेज आए, कौन नहीं आया? चलो, ये आशा जब सब ने मिलकर इसके बावजूद भी इस धर्म को समाप्त नहीं कर पाए, हमारे संस्कृति को समाप्त नहीं कर पाए। ऑडियंस प्लीज, वन क्वेश्चन ओनली। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। आपका यहाँ शिक्षा पहुंचाने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस अगर सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बारे में अगर सही ढंग से बताया होता तो इतनी कांग्रेस डाउन नहीं कर सकती। देखिए, मार्केटिंग का लोग ये समझते हैं कि सरकार में क्या आपको लगता है जवाहरलाल नेहरू ने मार्केटिंग किया कभी? नहीं, उन्होंने नहीं, मैं बता रहा हूँ आज के डेट में एक नया कंसेप्ट आया मार्केटिंग का, करो कम। ये मार्केटिंग में होता है, प्रोडक्ट कुछ भी होता है, दूध जैसी सफेदी निरमा से आया, हाथ जल जाए, बात छोड़ दो उसको। लेकिन लोगों ने निरमा खरीदा है ना। हमारे यहाँ तो माल बिकता है एडवर्टाइजमेंट पे, कोई हीरोइन कहती है कि साबुन अच्छा है तो सारी दुनिया साबुन खरीदने लगती है। तो लेकिन सत्ता पक्ष ने हमेशा सत्ता में आने के मायने देश की सेवा और अपना कर्तव्य माना है, इसलिए इसके विज्ञापन नहीं किया। इसलिए आपको क्या लगता है, क्या किसी देश के किसी भी विश्व के प्रधानमंत्री में औकात थी कि व्हाइट हाउस में जाके अमेरिका के राष्ट्रपति को मुंह पे खरी खरी सुनाना? वो इंदिरा गांधी ने किया था, व्हाइट हाउस में जाके बोला। और जो किसिंजर थे, जो विदेश मंत्री थे, और उसने कहा कि आई बाइकॉट योर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बोल के निकली तो किसिंजर गाड़ी में बैठते हुए बोला, मैम यू हैव क्रॉस द लिमिट। उसने ऐसा हाथ किया। वापस आई, आते से अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया, बोला आज मैं झगड़ा करके आई हूँ, बस अटल जी आपका साथ चाहिए। अटल जी ने कहा कि अमेरिका से लड़ना है ना, किसी भी विदेशी ताकत के साथ लड़ने के लिए ये अटल भाई बन के खड़ा रहेगा, और ये करके दिखाया। ये हमारे भारत की संस्कृति और विरासत है। ये आजकल के लोग क्या जाने जो इतने टुच्चाई पे उतरते हैं, इन लोगों को तो अधिकार में नहीं उन लोगों का नाम लेने का। हाँ जी, शरवण जी। सर्वप्रथम तो मैं अशोक वानखेड़े जी का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। बाकी इनको सुन के अशोक की जगह हम तो टाइगर ही बोलेंगे, क्योंकि एक यही है जिनकी वजह से हम भारत में अड़ जाते हैं। जब 400 का नारा लगा था हम दृढ़ता से कहते थे 200 से ऊपर नहीं आ रहा, और वो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ आपका है। लेकिन मेरा क्वेश्चन वाटिया जी से, जब आप महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा बोल रहे थे, ये शंका जाहिर कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहूँगा क्या हरियाणा में सरकार के प्रति जन आक्रोश है या नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से आज हरियाणा में अगर जन आक्रोश है तो हम 6-8 की बात कर रहे हैं। 10 भी हो सकती है। ये मैं सॉरी बीच में बोल रहा हूँ। तो आपने महाराष्ट्र में क्या किया? आपने बाल ठाकरे भगवान के रूप में माने जाते हैं, और उनकी पार्टी को तोड़ना, उनका चुनाव जीत लेना, क्या वो आम जनमानस को प्रभावित नहीं करता? नहीं, इसीलिए तो मैं आज भी ये कह रहा हूँ 48 की जगह पे 20-21 आएंगी। मैंने भी नागपुर, मुंबई कई पत्रकारों से पहले बात की। टाइगर
मैं इनको सुन रहा था तो ये 9 पे ही अड़े हुए हैं, ये 9 पे अड़े ये हुए सदा हैं। से लोग पे अड़े हुए हैं, इसके पीछे जो बोल रहे जो हैं, logic है देखिए, इनका। जब तक इंसानियत देखिए, भाटिया जी डेविल्स एडवोकेट का रोल निभा रहे थे। मैं जब तक बोलूंगा नहीं, जब तक मुझे तवे पे डालेंगे नहीं, तो उन्होंने मुझसे बोलता किया। आप उसके लिए उनको ये मत कहो कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने जनरल, मैंने अभी जब हम कमरे में बैठे थे तो मैंने कहा कि मैं सैनिक स्कूल सतारा से आता हूँ, मेरा एक जूनियर आईपीएस ऑफिसर है और महाराष्ट्र में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल डेस्क देख रहा है, तो ये आकलन उसी के पास है। तो मेरा एक दूसरा जूनियर पीटीआई का हेड है मुंबई में, तो वो उसके ऑफिस में गया और उसको कहे कि तुम्हारे फ़ोन से बात करो, मैं बात करना चाहूँगा भाऊ से। तो बात हुई, तो मैंने बोला क्या हाल है तेरे, कैसा चल रहा तेरा पीटीआई? बोला बैठा ये बात कर। मैंने क्या हुआ? बोला सर गुड आफ्टरनून। मैंने गुड आफ्टरनून। बोला सर पॉलिटिकल विंग मेरे ही पास है। मैंने हाँ क्या तेरा आकलन है? बोला मैंने 19-20 के बीच में हम दे रहे हैं। मैंने कैसे दे रहे हो? तो जोर से हंसा। बोला सर एकदम सत्ता वालों को थोड़ी बोल सकते कि नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा तो देना पड़ता है। मैंने कैसे कैसे दे रहे हो तुम, जरा रीजन वाइज बताओ। मैंने विदर्भ का ही लो, तू भी विदर्भ का है, मैं भी विदर्भ का हूँ। मैंने एक आ रही नागपुर। बोला मुझे लगता है रामटेक भी हमने वो थोड़ा ठीक किया, रामटेक टफ है और वर्धा टफ है। मतलब रामटेक कहाँ से टफ है? जिसका टिकट कटा सांसद का वो छोड़ रहा है क्या? तो जोर से हंसा। और मैंने तड़स, जिसके बेटे का व्यभिचार का पूरा वीडियो निकला है, वो तो प्रचार को नहीं निकल पा रहा है। बोला सर आप तो मुझे लगता है मेरा भी टोटल 9 करके रहेंगे। बोला ये फैक्ट है सर, लेकिन क्या है हमको भी थोड़ा सा डर डर के देना पड़ता है। बोले मैंने यदि उनको बोला कि तुम 9 आ रहे हैं तो बोले मेरे को तुरंत ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी, ये हाँ जी, वस्तुस्थिति शरवण होती जी, है, मतलब- लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ जी, करण, एक शरवण उसके बाद। वानखेड़े सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जहाँ तक हरियाणा की बात करते हैं, आपने 6 बोला, हरियाणा का इलेक्शन आज तक बीजेपी का जो माइंड सेटअप बना हुआ था, यहाँ धर्म ज्यादा नहीं चलता, जाति ज्यादा चलती है, जाति पाति पे लड़ा जाता है। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसा हरियाणा का इलेक्शन है जो जाति पाति पे नहीं लड़ रहा। आज गांव में कोई जाति नहीं है, शहर में कोई जाति नहीं है, और यही कारण है कि 10 क्षेत्रों के अंदर आपका गांव 70% एक तरफ खड़ा है, 30% एक तरफ खड़ा है, और शहर 50-50 हो चुका है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था। तो धन्यवाद आपका वाक्य है यहाँ पर। नहीं, ये नरेशन मैं हर जगह देख रहा हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि रातों रात सीट चेंज बदलते हैं। रात को दारू बढ़ती है, नॉनवेज बढ़ता है, कई जगह कई राज्यों में हमने देखा कि रातों रात ही खेल हो गए, रात को नोट बढ़ गए, कुछ मोहल्ला वोटिंग के लिए नहीं गया। मैं इसलिए अभी तो ये वोट परसेंटेज का जो लफड़ा हुआ है, आज सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं आप सबको आज इन्फॉर्मेशन दे दूँ, सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पिटिशन एक्सेप्ट की है। और आज शाम को शायद जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो शायद वो हियरिंग चल रही होगी, जिसमें उन्होंने शायद आज नोटिस इशू होगी इलेक्शन कमीशन को कि आप चुनाव के परसेंटेज इतने देर से क्यों घोषित करते हैं, और जिस दिन चुनाव होता है और आपका परसेंटेज जो घोषित होता है उसमें इतना गैप क्यों है। ठीक, इस पे एक आज एप्लीकेशन हुआ हुआ है, और सर्वोच्च न्यायालय के मैंने चीफ जस्टिस का ये कहना था कि आज हम इसको चाहे देर रात करेंगे, आज इसको हम सुनेंगे। ये एक अच्छा है। तो ये कई चीज़ें हैं। चुनाव मात्र वोटिंग नहीं होता भाई मेरे, वोटिंग के बाद वाली भी बात बहुत होती है। चुनाव मैनेजमेंट, जो चुनाव के अंदर जो चुनाव लड़ते हैं, वो हमारे एक मित्र बैठे हैं, इनको पूछिए जीता हुआ चुनाव कैसा आदमी हारता है, कैसे बंडल इधर की उधर हो जाते हैं और कैसे मशीनें टोटल गलत होती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जगह देता हूँ। करण हाँ जी, वानखेड़े साहब आपका शिक्षा पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। भाटिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आपको हमारे शहर से समय इन्वाइट किया। युवा हूँ तो युवा की बात करूंगा। 195 देशों में हमारा देश सबसे युवा देश कहलाया जाता है। 40 करोड़ से ज्यादा 35 साल के नीचे की पॉपुलेशन है और 29% के राउंड कुछ एक बैठती है। इस बार 2024 में 2 करोड़ से ज्यादा न्यू वोटर्स, दैट मींस जो 18+ हुए हैं पिछले 5 सालों में, वो लोग अभी वोट करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि 2 करोड़ एक बहुत बड़े वोटर्स हो गए, बहुत बड़ी तादाद में हो गए, इतने बड़े देश की पॉपुलेशन नहीं होती है जितने हमारे देश में 2 करोड़ वोटर्स आते हैं, तो ये 2 करोड़ युवा आपको किस तरफ जाते लगते हैं? क्योंकि मुझे लगता है युवा ही निर्णय लेंगे, युवा ही डिसाइड कर पाएंगे कि इस देश के अंदर किसकी सरकार बने और किसकी ना बने। और क्या आपको लगता है बीइंग अ यूथ आइकॉन राहुल गांधी उनको बेहतर कर सकता है या नहीं? देखिए, 2 बातें हैं। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ये जो 2 करोड़ वोटर्स है ना, ये ब्लैंक कैनवास है, इसमें कुछ भी पेंट नहीं है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष ये बार बार इनको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करता है। ये इन्फ्लुएंस कैसे होंगे? क्या मन की बात से होंगे या ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज से होंगे?
जिस एज ग्रुप में तुमने लोग बताए हैं वो मेरा लड़का भी उस एज ग्रुप में है। उसे राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है, उसे कई चीज़ें से कोई मतलब नहीं है। कौन सत्ता में आता कौन सत्ता में नहीं आता ये मतलब नहीं है। वो फाइनेंस में काम करता है और वो लगातार इस बात से चिंतित है कि रुपए की कीमत क्यों गिर रही है, उसके लॉजिस्टिक खराब हो रहे हैं। वो जहाँ एडवाइस करता है वहाँ वो परेशान है, क्योंकि आज आप किसी चीज़ की कीमत तय करते हैं उसकी वैबिलिटी पता नहीं पड़ती। जब तक वो इंडिया में लैंड होगा तब तक रुपए की कीमत क्या होगी, जब उसकी एलसी खुलेगी तब उसको क्या पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप कोई भी मार्केट में माल खरीदते हो विदेश से, वो आपके यहाँ लैंड होकर आपकी एलसी खुलने तक आपको ये पता नहीं मैं लॉस में हूँ या प्रॉफिट में हूँ। वो आज इसलिए परेशान है कि बेरोजगारी है, वो इसलिए परेशान है कि ये देश में सही चीज़ों के लिए एड्रेस क्यों करते हैं, क्यों हम बार बार मंदिर करते हैं, मस्जिद करते हैं और विदेशों में हम फेक नरेशन क्यों करते हैं। अब बेरोजगारी का आंकड़ा सरकार कहती है कि बेरोजगारी आंकड़ा कम हो गया है। बेरोजगारी का आंकड़ा कम कैसा हो गया, जब हमको भी ताज्जुब लगा हम कहाँ गलत हो गए। जब हमने पूरा डाटा उठा के देखा तो उन्होंने ये किया, जो खेत पे काम करने वाला मजदूर है, जो किसान है, वो भी रोजगार है। जो शनि मंदिर के सामने भीख मांग रहा है वो भी रोजगार है। फिर तो इस देश में बेरोजगार कोई है ही नहीं। जो रोजगार ढूंढ रहा है वो अपने हाथ में एक रोजगार है। जो रोजगार ढूंढने के लिए जाता है, बस में जाता है, बस में पैसा खर्चा करता है, पानी पीता होगा वहां पैसा खर्चा करता है, कुछ खाता होगा वो कुछ वहां खर्चा करता है, वो टैक्स देता है, वो टैक्स से सरकार के लिए पैसा जनरेट होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ तो करता ही है। तो सवाल ये नहीं है, रोजगार के एक मायने होते हैं। गरीबी रेखा के नीचे 25 करोड़ लोगों को ऊपर लाया, प्रधानमंत्री कहते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर हो गए। 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए मर रहे हैं, 80 करोड़ के लिए ज़्यादा हो गए, ये कहा। तो जब मैंने वो डाटा देखा नीति आयोग का, तो उसमें तो मुझे भयावह निकाला। उन्होंने 5 ऐसे बैरोमीटर्स निकाले कि यदि ये चीज़ें हुई तो हम सोचेंगे कि गरीबी के ऊपर हो गए। लेकिन वो चीज़ों का जो तुमने लिया, बीच में 2 साल कोविड के गए, उस कोविड में स्कूल बंद थे, कोविड में बिजनेस बंद था, तो उस 2 साल का डाटा कहाँ है। तो आपने क्या किया, कोविड के पहले वाला डाटा रिपीट किया। जैसा एवरेज बिल निकलता है आपका कि 2 महीने का बिल ही तीसरे महीने का बिल एवरेज बिल में निकाल लेते हैं, वैसा ये देश की ये डाटा जो होता है इस पर रणनीति तय होती है। आप इस डाटा के साथ खेल नहीं सकते। लेकिन आंकड़ों को खुश करने के लिए अभी एक डाटा आया था, मैं बताऊं कि मुसलमानों की ये बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। ये आंकड़ा आया कहां से? जनगणना के सिवाय ये आंकड़ा कहीं से आ नहीं सकता, किसी भी जगह से नहीं आ सकता। जनगणना 2011 में हुई, उसके बाद 2021 के जनगणना पे ये सरकार बैठ गई है। ये आंकड़ा आया कहां से? ये आंकड़ा बराबर चुनाव के बीच में रिलीज किया जाता है। एक कोई एजेंसी होती है वो ये रिलीज करती है, उस एजेंसी के माए बाप मालूम नहीं होते, उन्होंने डाटा कहां से लाया, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहां है आपके पास, किसी को पता नहीं है। लेकिन ये लोगों के पास जानना चाहिए। लोग शुरू हो जाते पेज 1 पे, जैसे आते थे बोले देखो कितने मुसलमान बढ़ गए, सही करे मोदी, इनको ठीक करना पड़ेगा, चूड़ी टाइट करनी पड़ेगी। वानखेड़े जी, हाँ जी, नहीं, मैंने यही कहा, आज किसके पास फुर्सत है डाटा को इतना ये करने की। और हमारे प्रधानमंत्री और मतलब ये वर्तमान नेतृत्व मुंह खोलता ही झूठ बोलने के लिए। इन्होंने कभी सच बोला ही नहीं है। और एक जगह सच बोला, मैंने ऑफिस में कहा था, मेरे ऑफिस में मैंने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी सच बोलते हुए मिलेंगे ऑफिस में पार्टी दूंगा। तो मेरा एक ट्रेनिंग रिसर्चर है, वो आया, बोला सर आई नीड अ पार्टी नाउ, एवरीबडी विल हैव टू गिव पार्टी। मतलब क्या? बोले प्रधानमंत्री ने सच बोला। मैंने कहा, उसने एक वीडियो दिखाया मुझे, प्रधानमंत्री जी किसी को किस्सा सुना रहे कि मैं उस ज़माने में जब मैं प्रचारक था, संघ का काम करता था, तो रेलवे में रिजर्वेशन नहीं मिलता था, तो मैं रेलवे बोगी में चला जाता था, नॉन रिजर्व बोगी में बैठना पड़ता था, वहाँ पैर रखने को जगह नहीं होती थी। फिर मैं लोगों का हाथ देखना शुरू करता था, और फिर मैं हाथ दिखाने के चक्कर में लोग मुझे सीट भी देते थे, चाय भी पिलाते थे, समोसे भी खिलाते थे। और तो उसने कहा आपको हाथ दिखना आता था क्या? बोले नहीं, मुझे आता होता कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोलता था उनको, और लोग देखते थे। पहली बार वो सच बोले, नहीं ये रिकॉर्ड है, मैं गप नहीं मार रहा हूँ। मैंने बोला पहली बार ये सच बोले, और उसी दिन मोदी जी को समझ में आ गया था कि झांसा दे के रेलवे में ही सीट नहीं मिलती, ठीक से झांसा दो तो दिल्ली का सिंहासन में मिलता है। ठीक है वानखेड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें अगर और ऑडियंस भी सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं, लेकिन समय की सीमा रखनी पड़ेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से बताया। और सिरसा आने पे और सिरसावासियों की ओर से आपका एक बार फिर बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपको भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये पल पल अखबार की तरफ से ये शायद मेरे लाइफ का पहला प्रोग्राम है कि जहाँ किसी लोकल अखबार ने बुला के अपने शहर वासियों को राष्ट्रीय प्रोस्पेक्ट्स दिखाने का प्रयास किया। अखबार हमेशा पैसा ही कमाते हैं ऐसा नहीं, कभी कभी सामाजिक काम भी करते हैं। आज आपने दिखा दिया, धन्यवाद एक बार आपको फिर से। और आप सभी को धन्यवाद, आप आए,
आप मुझे देखते रहते हैं। हमारा न्यूज़ लॉन्चर एक पोर्टल है, उस पर लगातार मेरी स्टोरीज आती हैं। प्रयास करते हैं, और हम गलत हो तो कान पकड़ने का अधिकार है आपके पास। उसमें मैसेजिंग होता है, आप मैसेज डाल सकते हो, और मेरे यहाँ मैसेज पढ़े जाते हैं, चाहे कितने भी हो। एक टीम है, वो मैसेज पढ़ते हैं। कोई बहुत गलत मैसेज हो तो हम उसको ढूंढते हैं, कौन है क्या है, और उस पर पहुँचने का प्रयास करते हैं। कुछ गलती होगी तो रेक्टिफाई करते हैं। गलती इंसान से होती है, मुझसे भी हो सकती है, रेक्टिफाई करते हैं। धन्यवाद एक बार फिर से आपने आए।